नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस YouTube चैनल पर हम महिला व बाल अपराध के पार्ट 6 पर चर्चा करेंगे और इससे पहले हमने महिला अपराधों पर चर्चा की थी और आज हम बाल अपराध को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो महिला अपराध हमने करवाए थे उस संदर्भ में आप 2 पेज छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि 2 पेज छोड़कर या 3 पेज छोड़कर आप बाल अपराध टॉपिक स्टार्ट करें। होता क्या है, कोई नई चीज़ हमारे सामने आ जाए या कुछ आप अपने तरीके से शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहे तो वो 3 पेज आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मुझे जो भी लगेगा आपको यदि ऐड करवाना है तो आपको समय समय पर मैं वहाँ पर ऐड करवा सकता हूँ, क्योंकि हर दिन कोई न कोई नई घटना घटित होती रहती है और उस घटना के तहत यदि हम सही जगह पर उसको अपडेट कर दें तो फिर हमारे जो नोट्स होते हैं वो सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाते हैं, जो कि कामयाबी के कारणों में शामिल होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और बाल अपराध आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन करना। कई बातें हैं जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जैसे पोक्सो एक्ट ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। बालकों की शिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। इन पे क्वेश्चन पुराने पेपर देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इनकी झलकियां हमें मिलती है। उसी को आधार बनाकर ही मैं आपके सामने ये लेक्चर पेश कर रहा हूँ। तो ये लेक्चर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बच्चे ऐसे नहीं है कि ये राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे इनको देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों की भरमार अन्य एग्जाम में भी देखने को मिलती है। तो इसको कोई भी बच्चा नेगलेक्ट ना करें, सभी इसको ध्यान से देखें और अपने सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं, ताकि बाद में आपको ये लेक्चर YouTube पे देखने की जरूरत ना पड़े। और समय समय पर जो अपडेट कराता जाऊँ उसको आप अपडेट करते रहें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें, अच्छे तरीके से उसको डाउनलोड कर लें, ताकि कोई भी सूचना जो होगी आपको वहाँ दे दी जाएगी, ताकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहें। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए बाल अपराध। बाल अपराध, चाइल्ड क्राइम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम बाल किसको मानते हैं, बच्चा किसको मानते हैं। बाल का मतलब इसमें बालक और बालिका दोनों आते हैं। पहली बात तो एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि बाल का अर्थ क्या है। बाल का जो अर्थ है ये है बालक, बालिका। आप लड़का लड़की भी कह सकते हो। लेकिन इसके लिए कौन सा आयु वर्ग निर्धारित किया गया है ये ध्यान रखना है आपने। जो आयु वर्ग है ये है 0 से 18 वर्ष। 0 से 18 वर्ष के बाद में उसको अडल्ट माना जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, 0 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से नीचे के जो भी है उनको हम बालक बालिकाओं में शामिल करते हैं। लिंग के आधार पर वो लड़का और लड़की हो जाते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए, ये जो बाल अपराध है ये, इसके बारे में हमारा NCRB क्या कहता है। NCRB के बारे में पहले बता चुका हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो वहाँ उसकी चर्चा हो गई थी, यहाँ इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो बाल अपराध है भारत में दोगुने हुए हैं। बहुत ही हैरत करने वाली बात है और चिंताजनक बात है। बाल अपराधों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। एक लाइन लिख दीजिए, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में
बाल अपराधों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? एनसीआरबी के बारे में आप जानते ही हो, क्या होता है एनसीआरबी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये संस्था है ये। अब देखिए बाल अपराध कौन कौन से होते हैं। यदि बाल अपराधों की हम बात करें तो बाल श्रम, ये भी एक तरीके का बाल अपराध है, बाल श्रम। बाल विवाह, ये अपराध है। अपहरण करना बालकों का, अपहरण करके जो फिरौती मांगते हैं, आपने राजस्थान में कई घटनाएं सुनी होगी, तो वो एक तरीके से बाल अपराध है। बालकों का शारीरिक व मानसिक शोषण। अब देखिए बालकों का जो शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, ये एक तरीके से बाल विवाह को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं हम। और बालकों का यौन शोषण, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो बहुत सारे हमारे सामने बाल अपराध है। बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया, अपहरण करना, बालकों का शारीरिक और मानसिक शोषण करना, ये सब इसके तहत आते हैं। अब इस संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हमें उसको देखना है। हम जो प्रावधान देखते हैं, एक तो हम कानून के रूप में देखते हैं, जिन्हें आप अधिनियम कहते हो, एक्ट कहते हो। इसके अलावा बालकों के संबंध में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमें उसकी भी बात करनी है। तो सबसे पहले यदि मैं बाल अपराध को स्टार्ट करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान बालकों के संबंध में कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कहता है, उसकी चर्चा करना चाहूँगा मैं। तो एक लाइन लिख दीजिए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व बाल। क्लियर? भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाल अधिकार, आप अधिकार कह दीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। इनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो सिंपल एंड सोबर यदि मैं कहूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 24 की। अब आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये जो आर्टिकल 24 है, ये बाल श्रम से संबंधित है, बालकों को रोजगार में लगाने से संबंधित है। तो इसमें यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन आप इसको ये कह सकते हो कि आर्टिकल जो 24 है, ये बाल श्रम निषेध से संबंधित है। हालांकि इसको प्रभावी करने के लिए बाद में कई कानून बनाए गए, मैं उन कानूनों की अलग से चर्चा करूंगा। तो यदि आपसे यह कह दे कि बाल श्रम से संबंधित भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 24 में बताया गया है। इसको लागू करने के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए कई कानून बने, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। जिसने 14 वर्ष पूरी कर ली है और 18 वर्ष पूरी नहीं की है, उन बच्चों के लिए फिर अलग से प्रावधान किए गए। उनकी बात मैं आगे कानून में करूंगा। क्लियर हुई बात सारी? दूसरा जो आर्टिकल है वो ये है आर्टिकल 21 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बाद में शामिल किया गया था, तो संविधान में संशोधन करना पड़ा। लिखिए, इसे 86वें संविधान संशोधन
2002 के तहत शामिल किया गया। 2002 के तहत इसे शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन अब उठा के देखिए, पेपर आप आया हुआ है कि ये 86वें संविधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 कै को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत, और आर्टिकल कौन सा है, 21 कै। अब देखिए क्या है आर्टिकल 21 कै में, जिससे इसे 2002 में शामिल किया गया एक संविधान संशोधन के तहत। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है वो निशुल्क रखी जाए, ये उनका अधिकार है, ये बात कही गई। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया, ये बात इसके अंदर कही गई। यहां पर एक मैं पुरानी बात करना चाहूंगा कि बालकों की शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है, ये निशुल्क करने की जो मांग है, ये सबसे पहले किसने की थी? ध्यान रखें, ये सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग की थी, नेशनल मूवमेंट के टाइम, जब ब्रिटिश भारत था उस टाइम। एक लाइन लिख दीजिए, बालकों की निशुल्क शिक्षा की मांग सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्लियर हुई सारी बातें? तो ये कुछ प्रावधान है 21 कै के तहत। अब 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। इसमें एक अपराध और लिखना चाहो तो लिख दीजिए, बाल व्यापार। अब देखिए एक आर्टिकल और है, हालांकि वो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीसरा लिखिए आर्टिकल 45। इसमें क्या कहा गया है? ये नीति निर्देशक तत्व है और इसमें बालकों के बारे में ये कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जो प्रयास करेगा राज्य करेगा, और जो प्रारंभिक देखभाल है, उनकी बाल्यावस्था में जो देखभाल है वो भी राज्य करेगा। राज्य मतलब इसके लिए प्रयास करेगा। एक लाइन लिखिए, इसके तहत राज्य। अब देखिए राज्य का यहां पर मतलब क्या है, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो राज्य का मतलब है यहां पर सरकार। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार, कार्यपालिका आ गई, न्यायपालिका आ गई, ये सारे राज्य के तहत आते हैं। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता भी चुका हूँ कि राज्य होता क्या है। बकायदा आर्टिकल 12 में
राज्य को परिभाषित किया गया है। क्लियर? तो वो राज्य है। इसका अर्थ ये कतई ना निकालें कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये राज्य नहीं है। मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो सरकार राज्य है, कार्यपालिका हो गई ये राज्य है, मंत्रिपरिषद राज्य है, ये राज्य के तहत आते हैं। क्लियर? तो इसके तहत जो राज्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल व 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। क्लियर? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। अंडरलाइन करें इसको। और प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल का मतलब यहां पर पोषण से है, न्यूट्रिशन से है, उनके लिए ये व्यवस्था करेगा। अब आप देखिए यहां पर आप पढ़ो, ये यहां क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। तो 6 से 14 का जो उल्लेख कहां है? आर्टिकल 21 क में। और 6 से कम के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 45 में। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है ये। अब इसे भी बाद में शामिल किया गया था। एक लाइन लिखिए, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। क्लियर? तो इसे भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। अब बात करते हैं इसमें पहले क्या था। इसमें पहले यह था कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान या उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान जो है राज्य प्रयास करेगा, जिसे बाद में आर्टिकल 21 क में शामिल करके क्या बना दिया गया? मूल अधिकार। ये मूल अधिकार है, ध्यान रखना। ये जो दोनों हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मूल अधिकार है, ध्यान रखना ये। और जो आर्टिकल 45 है ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये, ध्यान रखना। तो एक स्टार डाल के लिखिए, इससे पहले इस आर्टिकल में छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रावधान था। क्लियर? जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 क में शामिल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। सॉरी शामिल करके मूल अधिकार बना दिया गया। फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ये देखो, मतलब ये बात है, मतलब इनकी शिक्षा से संबंधित जो बात है पहले आर्टिकल 45 में थी, संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002, तो नया आर्टिकल आ गया आर्टिकल 21 क। इस आर्टिकल 21 क में
इसे शामिल करके मूल अधिकार बना दिया गया। और यहां पर क्या कर दिया गया, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा, या उनकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उनमें देखभाल के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये बात हो गई सारी। क्लियर हो गई सारी बातें। मैं वापस रिपीट कर दूं, आर्टिकल 21 क और आर्टिकल 24 ये तो है मूल अधिकार जो बच्चों को मिले हुए हैं, जिसमें से जो 24 है ये तो बाल श्रम निषेध की बात करता है कि बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। इसको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए गए थे, जिनकी चर्चा भी मैं करूंगा। और आर्टिकल 21 क ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का यह मूल अधिकार है कि वो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। क्लियर। और ये आर्टिकल 45 जो है ये क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राज्य प्रयास करेगा। राज्य क्या है, सरकार। आप इतना ही मान लीजिए, सरकार राज्य है। और सरकारी क्या करेगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल से संबंधित प्रयास करेगी। आप प्रयास के तहत आप ये कह सकते हो कि राज्य कानून बना सकता है। और ये सारी बातें अपने स्पष्टीकरण के तौर पर हो गई। क्लियर हुई सारी बातें। अब देखिए एक बात और है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, चौथा लिखिए, आर्टिकल 51 कै, इसको ए भी कह सकते हो, कैपिटल ए भी कह सकते हो, और आगे ये 11 भी है। इतना लंबा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 कै 11, ठीक है। यह क्या है, पहली बात तो देखिए, वो दो तो मूल अधिकार थे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और ये जो है यह है मूल कर्तव्य है। आप कह सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में इसे बाद में शामिल किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ये शामिल हुए थे। हम कई बार इनकी चर्चा करते हैं, लेकिन अभी यहाँ जो बाल अधिकारों के संबंध में जो बात चल रही है तो इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हम, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा हम बखूबी करते हैं, ये आप सब बच्चे जानते हो। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत आपको ये करवाया भी जा चुका है, और ऑफलाइन के बच्चे उनको भी करवाया जा चुका है। क्या कहा गया है इसमें, मूल कर्तव्य, एक लाइन लिख दीजिए फिर हम बात करेंगे। लिखिए, इसके तहत माता पिता, पेरेंट्स या संरक्षक गार्जियंस का यह मूल कर्तव्य बताया गया है कि वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी के एजुकेशन उपलब्ध करवाएं। अब देखिए कितनी सिंपल एंड सोबर बात है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी ये बातें। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं आर्टिकल 21 कै पर। चलो आर्टिकल 21 कै की छोड़िए, सबसे पहले तो हम आर्टिकल जो 24 है उसको अलग कर दीजिए। ये तो बाल श्रम निषेध से संबंधित है, साइड में कर दीजिए उसको, वो आर्टिकल 24 है, रहने दीजिए उसको। क्लियर। हमें 3 आर्टिकल पर जोर देना है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 21 कै अभी क्या था, एक आर्टिकल 45, और एक हमें बात करनी है आर्टिकल 51 कै 11। इसको मत भूल जाना, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 45 की। ये क्या कहता है? पहली बात तो नीति निर्देशक तत्व है।
जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य होता है। भाग 4 में ये वर्णित है और ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बाल्यावस्था में देखभाल होती रहेगी। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। कहने का मतलब ये है, राज्य मीन्स सरकार, कार्यपालिका। ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कानून बना सकती है, उनके संरक्षण का प्रयास कर सकती है, उनके पोषण से संबंधित कोई कानून बना सकती है। ये किसको अधिकार है? राज्य को। राज्य क्या है? सरकार। क्लियर? अब आर्टिकल 21 क क्या ये क्या कहता है? आर्टिकल 21 क ये क्या कहता है? पहली बात क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। उसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को, क्योंकि 6 वर्ष से कम तो इसमें आ गया, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का यह मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का यह मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि वो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करें। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है उनका। क्लियर? ये बात हो गई। अब बात आती है फिर ये क्या है? मूल कर्तव्य है। और इसके तहत क्या बात कही गई है? इसमें यह कहा गया है कि माता पिता, पेरेंट्स और संरक्षक, गार्जियंस, उनका यह मूल कर्तव्य है, उनकी यह फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध करवाए। मतलब माता पिता का यह कर्तव्य बताया गया है कि उनको ये उपलब्ध करवाए। अब हुई बात क्लियर सारी। और ये भी जो बात है, इसको भी कब शामिल किया गया? इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। अब बात आपके क्लियर होगी। तो भारतीय संविधान जो है बालकों के बारे में, बालक बालिकाओं के बारे में, बच्चों के बारे में जो भी बात करता है वो ये है। तो ये 4 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए, उसके बाद मैं एक आयोग पर चर्चा करूंगा और फिर हम कानून पर चर्चा करेंगे। लिखिए, बाल संरक्षण से संबंधित आयोग, कमीशन, ये क्या है? NCPCR। NCPCR कई बार मैंने देखा है इस टाइप के फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है ये NCPCR? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हिंदी में आप इसको कह सकते हो राष्ट्रीय बाल अधिकार
संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब देखिए, बाल अधिकार आपके टॉपिक में है और बाल अधिकार को के संरक्षण की आयोग बात करता है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको मैं ये बता दूं कि जो भी आपको मैं करवा रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से कर ले, यही आपके लिए काफ़ी है। और इसके अलावा कोई भी और भी नई बात होगी आपको समय समय पर वो अपडेट करवा दी जाएगी। अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2007 में। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक्ट के तहत हुई थी। और एक्ट का नाम क्या है? NCPCR एक्ट 2005 के तहत। ध्यान रखना, ये इसका तो पूरा नाम आप समझ गए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट अधिनियम 2005 के तहत स्थापना हुई, लेकिन ये जो अस्तित्व में आया 2007 में आया था। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है ये है प्रियंक। ध्यान रखना, ये प्रियंक है, प्रियंका मत कर देना, ये प्रियंक कानूनगो है। ये इससे पहले स्तुति कक्कड़ हुआ करती थी और अब ये नए बने हैं प्रियंक कानूनगो। तो ये भी अपने आप में एक करंट का क्वेश्चन है। तो काम क्या करता है मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की कोई आवश्यकता होगी। नाम पढ़ो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण की रक्षा करता है। ये एक लाइन लिख दीजिए, ये है बाल अधिकारों के संरक्षण का प्रयास करता है। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब हम बात करेंगे बाल संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। लिखिए, बाल संरक्षण से संबंधित कानून या आप कह सकते हो अधिनियम। कौन सा है? पहला लिखिए, बाल व किशोर श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम 1986। तो पहले ही बता चुका हूं, एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि बाल व किशोर श्रम अधिनियम कब बना था? तो 86 में बना था। अब इसमें क्या बात कही गई है? एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों व जोखिम भरे कार्यों को
करने पर रोक लगाई गई है। मैंने पहले ही कहा था कि जो आर्टिकल 24 है, जो कि बच्चों का मूल अधिकार है, उसको प्रभावी करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। क्लियर? आइए, अब जो ये बात कही गई है, ये बात कही गई है धारा 3 में। धारा 3 में ये बात कही गई है, इस कानून की धारा 3 में ये बात कही गई है। अब बात आती है, इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हमें यह बताइए कि बाल व किशोर श्रम अधिनियम को लागू करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे है। इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये है केंद्रीय औद्योगिक श्रम तंत्र। केंद्रीय औद्योगिक श्रम तंत्र। अब ये केंद्रीय औद्योगिक श्रम तंत्र ये क्या है? एक तो इसका जो अन्य नाम है ये है मुख्य श्रम आयुक्त संगठन, भी इसको बोलते हैं। मुख्य श्रम आयुक्त संगठन भी बोलते हैं। और ये जो काम आता है ये किसके अधीन है? ये होता है भारत का जो श्रम मंत्रालय है उसके अधीन है। ये श्रम मंत्रालय के अधीन है। एक बात और मैं बता दूं, एक सलाहकार बोर्ड भी इस मंत्रालय के अंडर में काम करता है। एक स्टार डाल के लिख लीजिए। बच्चों के कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी काम करता है। केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी काम करता है। तो ये बात आपके सामने आ गई। 86 में ये एक्ट बना था और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को यहाँ पर जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगा सकते। इसके बाद में एक और श्रम से संबंधित कानून बना, उसके तहत बच्चों को 2 भागों में बांटा गया। उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, आप यहां लिखोगे, ठीक है, और नंबरिंग नहीं करोगे। यहां पे लिखना आप बाल श्रम, इसी से रिलेटेड ही है ये, निषेध व नियमन, निषेध व नियमन अधिनियम।
अधिनियम, संशोधन अधिनियम। (2016). अब ये 2016 का है, मतलब लेटेस्ट है, करंट है ये। इसमें क्या कहा गया, बात इससे मिलती जुलती थी, लेकिन इसको क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन रूप दे दिया गया, कैटेगराइज्ड कर दिया गया, आप ये कह सकते हो। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, दो कैटेगराइज्ड, आप ये कह सकते हो कि दो कैटेगरी में बच्चों को शामिल कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया इनको। अब कौन कौन से बच्चे, देखिए, चौदह वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, मतलब जो 14 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। क्लियर। दूसरे, जो 14 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, और 18 वर्ष उनकी इनकम्प्लीट है। क्लियर हुई बात सारी। 14 वर्ष मतलब आप यहां कह सकते हो कि 14 वर्ष उसने कंप्लीट कर दी, ये 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे हैं। क्लियर, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये 14 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 18 वर्ष इनकम्प्लीट है, वो इस दूसरी कैटेगरी में आएंगे। तो इनके लिए ये कहा गया है किसी भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। इनके लिए बात कही गई है। और इनके लिए क्या कहा गया है, जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। क्लियर। तो आपके सामने है दो कैटेगरीज के बच्चे हो गए, एक तो 14 वर्ष आयु वर्ग का, एक 14 वर्ष जिसकी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 18 वर्ष अनकंप्लीट है, उसको दो कैटेगरी बनाकर ये बता दिया गया। यहां पर एक बात और कही गई, ये बात कही गई कि पुश्तैनी काम कराया जा सकता है बच्चों से पुश्तैनी काम करवाया जा सकता है। अब ये पुश्तैनी काम क्या होता है? पुश्तैनी काम का मतलब होता है घर का व्यापार। आपका कोई घर का बिजनेस है, घर में जैसे आपने दुकान खोल रखी है, उस पर बच्चों को बिठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। एक लाइन लिखिए, बच्चों को या बच्चों से पुश्तैनी काम करवाया जा सकता है। पुश्तैनी काम करवाया जा सकता है। क्लियर। लेकिन शर्तें क्या हैं? एक तो स्कूल टाइम नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा है, काम की जो प्रकृति है रिस्क वाली ना हो, जोखिम वाला कोई काम ना हो, तो पुश्तैनी काम करवा सकते हैं। और पुश्तैनी काम मैंने आपको बता दिया, घर का बिजनेस ये करवा सकते हो।
क्लियर। तो ये हमारे सामने एक कानून हो गया जिसको हमने आपके एग्जाम की दृष्टि से विस्तार दिया है। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने महिला व बाल अपराध के पार्ट 6 में बाल अपराध को प्रारंभ किया है। इसके तहत हमने बाल अपराध क्या होते हैं और बाल अधिकारों के संबंध में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आर्टिकल थे उसको हमने विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा एक संरक्षण आयोग है जो हाल फिलहाल और दिन प्रतिदिन अखबार में चर्चा में भी रहता है, उस पर हमने कुछ बातें की। और बाल संरक्षण से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत हमने एक कानून बाल श्रम से संबंधित जो था उसको एक नए अपडेशन के साथ हमने इसको किया है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ताकि सोशल मीडिया पर जो भटकाव की स्थिति बनी हुई है उसमें वो खो ना जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। इसके अगले पार्ट में हम बाल विवाह, बालकों का जो लैंगिक शोषण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।